हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए आज के इस वीडियो में बताने जा रहे हैं ओजोन लेयर डिप्लेशन क्या होता है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, मैं पूरे अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। इसके बाद इस टॉपिक से रिलेटेड किसी भी सवाल को आप सॉल्व कर लीजिएगा बिल्कुल आसानी से। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते, करते वीडियो का स्टार्ट। लेकिन उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करना होता है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना होता है। देखिए, ओजोन लेयर डिप्लेशन इसका मतलब क्या होता है। सबसे पहले इसको समझिए। ये मान लीजिए दो दो लाइन रिप्रेजेंट किया हुआ है। ये एक ऊपर दर्शाता है, इसको बोलते हैं गुड, और नीचे जो लिखा हुआ है इसको बोलते हैं बेड। तो देखिए, गुड जो होता है ये क्यों होता है और बेड क्यों होता है, और जो बीच में होता है इसको बोलते हैं क्या, एटमोस्फेयर बोलते हैं। तो सबसे एटमोस्फेयर के सबसे मान लीजिए ये वाला भाग है, ठीक। अब इसके ऊपर चला जाता है तो यहाँ पे मिलता है गुड, और इसके नीचे चला जाता है तो बैड मिलता है देखने को। अब जो गुड होता है यहाँ पे होता है क्या, ऊपर वाला भाग को बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। एटमोस्फेयर के भाग जो डिवाइड है, ऊपर वाला भाग होता है स्ट्रेटोस्फेयर, और जो नीचे वाला भाग होता है इसको बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। इसलिए यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं। अब स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर क्या होता है, स्ट्रेटोस्फेयर जो सबसे ऊपर का भाग होता है, अब इसके ऊपर चला जाता है तो हमको कौन सा मिलता है, अंटार्कटिका रीजन मिलता है। अंटार्कटिका रीजन मिलता है। अब उसके ऊपर जाते हैं तो हमको मिलता है सनलाइट। अब ये सनलाइट है, तो ये सनलाइट है, ये यहाँ से क्या होता है, इससे रे पास होता है, रेज पास होता है। तो रेज पास होता है तो यहाँ से कौन सा रे आता है, यहाँ से जो आता है ये आता है अल्ट्रावायलेट रेज, ठीक। अंटार्कटिका रीजन में वो कौन सा अल्ट्रावायलेट रेज आता है। अब अल्ट्रावायलेट रेज करता क्या है, देखिए, वो अल्ट्रावायलेट रेज को अगर अंटार्कटिका रीजन में उस रेज को रोकने वाला अगर नहीं होगा तो अल्ट्रावायलेट रेज जो रहता है वो डायरेक्टली आकर के नीचे चला आएगा। कहाँ पे, ट्रोपोस्फेयर में, जहाँ पे हम लोग एग्जिस्ट करते हैं, एनिमल और प्लांट्स एग्जिस्ट करता है। अगर ये यहाँ पे डायरेक्टली पहुंच जाएगा तो ये करता क्या है नुकसान, ये डीएनए को और प्रोटीन को, ये दोनों के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ रहता है, इस बॉन्ड को ये क्या ब्रेक कर देता है। अब ये बोन को ब्रेक कर देता है तो ये आसानी से क्या करता है, हमारे स्किन के प्रॉब्लम कर सकता है, यानी कि स्किन के इन्फेक्शन बना देता है। और इसका दूसरा नुकसान होता है कि जो आई होता है आंख में, इसमें कोर्निया में भी ये नुकसान करता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एक स्किन को नुकसान करता है और एक कोर्निया में नुकसान करता है। अब देखिए, इन दोनों डीएनए का थोड़ा सा इंपॉर्टेंस ज्यादा दे देते हैं, इसलिए क्योंकि देखिए डीएनए अगर यहाँ पे छोड़ते हैं तो जेनेटिक्स चैप्टर में होता है, वहां भी पढ़ना ही होता है। तो यहाँ पे देखिए a प्लस जी बाई टी प्लस सी इज इक्वल टू, ये जो होता है 1, ये होता है चार्गप्स रूल को फॉलो करता है। तो चार्गप्स रूल में कहता है ये चीज है इक्वल के विषय में। लेकिन यहाँ पे देखिए ये दोनों के बीच कितना सा बॉन्ड होता है और ये इसके बीच में कितना बॉन्ड होता है। तो a और t ये दोनों के बीच में 2 बॉन्ड प्रेजेंट होता है, और यहाँ पे g और c इसके बीच में 3 बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अब जहाँ एक बॉन्ड प्रेजेंट है और 2 बॉन्ड, जहाँ 2 बॉन्ड प्रेजेंट है और इसमें 2 बॉन्ड प्रेजेंट है, इसका मतलब यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है। ये केमिस्ट्री में आपको पढ़ने को मिलेगा, सिग्मा बॉन्ड ऐसे, पाई बॉन्ड ऐसे। तो सिग्मा बॉन्ड जो होता है ये स्ट्रॉन्ग होता है, और पाई बॉन्ड जो होता है ये वीक होता है, ठीक, बहुत आसानी से ब्रेक कर जाता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड प्रेजेंट हो जाता है, एक सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होता है। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, पाई बॉन्ड वीक होता है। अब ये देखिए, स्ट्रॉन्ग और वीक रहेगा तो आसानी से क्या हो गया, इसका परसेंटेज जो है अधिकतर क्या हो गया, कमजोर हो गया, वीक हो गया, ठीक है। और इसका परसेंटेज बहुत कम हो गया, तो ये आसानी से बॉन्ड जो होता है ये ब्रेक कर जाता है। इसीलिए अल्ट्रावायलेट रेज का जो होता है रिएक्शंस ह्यूमन बींग्स में नुकसान में ज्यादा देखने को मिलता है। लेकिन ये बचता किसके कारण है, अंटार्कटिका रीजन में, वहां पे जो लेयर बना हुआ रहता है वहां से वो रिटर्न वापस चला जाता है, इसकी वजह से। अब देखिए, लेकिन ये धीरे धीरे क्या होते जा रहा है, अंटार्कटिका रीजन अब कमजोर होते जा रहा है ओजोन लेयर डिप्लेशन की वजह से, और अर्थ के सरफेस तक ले वो डायरेक्टली अल्ट्रावायलेट रेज पहुंचने की कगार पर आ गया है। अब सबसे पहले यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो इस थिकनेस को अगर मेजर किया जाएगा तो उसका कौन सा यूनिट होता है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे डॉप्सन यूनिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे स्ट्रेटोस्फेयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद अंटार्कटिका रीजन ये, और अल्ट्रावायलेट रेज ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि जहाँ पे हम टिक कर दे रहे हैं, इसको मिस्टेक से भी सवाल को छोड़िएगा नहीं, क्योंकि यही सबसे डायरेक्टली एग्जाम में आएगा, ठीक। अब बात करते हैं, देखिए CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये क्या होता है।
देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है ये सबसे नीचे वाला भाग यानी कि ट्रोपोस्फेयर में रिलीज होता है, और ट्रोपोस्फेयर से ये क्या होता है ऊपर चला जाता है, कहाँ पे, स्ट्रेटोस्फेयर में। स्ट्रेटोस्फेयर में चला जाता है तो स्ट्रेटोस्फेयर से ऊपर देखते हैं तो वहां पे चला जाता है, कहाँ, अंटार्कटिका रीजन में। तो वहां पे क्या होता है, इसके ऊपर ये अल्ट्रावायलेट रेज जो रहता है ये इसके ऊपर फॉल कर जाता है, गिर जाता है, किसके ऊपर, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के ऊपर गिर जाता है। अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन के ऊपर जब बहुत ज्यादा अल्ट्रावायलेट रेज गिर जाता है तो ये करता क्या, ये क्लोरीन एटम को रिलीज कर देता है। अब क्लोरीन एटम को रिलीज कर देता है तो इसी के वजह से क्या होता है, ये कूल देखने को मिलता है, मतलब ज्यादातर ये ठंड करने में इसको रोल आता है। इसीलिए सीएफसी जो होता है ये रेफ्रिजरेटर, फ्रिज में इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है, सीएफसी को ध्यान रखिएगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये एक और नुकसान करता है, ये भी जो होता है ये स्किन कैंसर, आई का जो इरिटेशन होता है इसमें भी नुकसान करने में सीएफसी का भी रोल आ जाता है। अब देखिए यहाँ तो प्रॉब्लम पूरा समझ में आ गया कि ओजोन होता क्या है, इससे नुकसान क्या होता है। अब समझते हैं कि ओजोन लेयर को हम बचाने के प्रोसेस क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे बचाने के प्रोसेस में, ओजोन लेयर डिप्रेशन को बचाने के प्रोसेस में एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल प्रोग्राम लॉन्च किया गया। ये 1987 में, यहाँ पे डेट को बहुत ज्यादा फोकस कीजिएगा क्योंकि डेट इंपॉर्टेंस है। मॉन्ट्रियल एक जगह है, कहाँ पे, कनाडा में, वहां का एक जगह है। और ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल प्रोग्राम में ऐसा लॉन्च किया गया कि ओजोन लेयर को डिप्लेशन जो होते जा रहा है उसको हम कैसे, इसको कम से कम डिप्लेशन में कर सकते हैं। तो इसके लिए प्रोग्राम लॉन्च किया गया था 1987 में, इसको लॉन्च किया गया। हालांकि उस समय ये प्रोग्राम पूरी तरह से फेल रहा। उसके बाद क्या हुआ, जब 2 साल बाद 1989 में यही सेम प्रोग्राम क्या हुआ, बहुत अच्छा इफेक्टिव दिखाया। यानी कि इफेक्टिव कब हुआ, तो 1989 में। यहाँ पे सिर्फ इतना ही का फर्क है और कुछ भी नहीं। तो आगे वीडियो यहीं पे हो गया एंड। थैंक्स, ऑल द बेस्ट।